आप सभी का एक बार मैं फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं कक्षा 10 यानी कि हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा से संबंधित एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जो कि बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से ये प्रश्न आता है और आपके बोर्ड पेपर में इस तरह से निश्चित रूप से प्रश्न आएगा और आप लोग उसको अपने बोर्ड पेपर की कॉपी में कैसे लिखेंगे इसको हम बताएंगे। साथ ही साथ इस उम्मीद से ये प्रश्न लेकर के आएंगे कि हो सकता है यही प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में भी आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने मैं लेकर के आया हूं, तो आपको पेपर में कैसे लिखना है इसके बारे में हम बताएंगे और साथ ही साथ इसका अर्थ भी बताएंगे। आप लोग ध्यान से समझिए। तो पहली बात यह है कि आपके बोर्ड पेपर में दो पद्यांश दिए रहेंगे। दो में से किसी एक पद्यांश का आपको संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करना रहेगा। तो दो में से एक आपको जो भी आता रहेगा उसको आप लोग कर दीजिएगा। अब आपको हम ये बताने चल रहे हैं कि आप लोग कैसे बोर्ड पेपर में इसे लिखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न कैसे आता है बोर्ड पेपर में वो समझ लीजिए। प्रश्न दिया रहेगा, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अर्थ लिखिए। तो इस तरह से प्रश्न दिया रहेगा और दो पद्यांश रहेगा, दो में से एक आपको करना है। तो आप दो में से एक जो आपको ज्यादा अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। मान लेते हैं कि आपके बोर्ड पेपर में यही प्रश्न आया है, तो आप इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे आप लोग ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए संदर्भ। आप हेडिंग लिख दीजिए संदर्भ। आप संदर्भ आप हेडिंग लिख दीजिए और ध्यान दीजिए आप संदर्भ काले पेन से लिखिएगा ताकि हाईलाइट बना रहे। आप संदर्भ में क्या लिखा जाता है इसको आप लोग समझिए। प्रस्तुत पद्यांश, अब देखिए आपको ऐसे लिखना है भैया, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद, ये पाठ का नाम है, इसे आप काले पेन से लिख दीजिएगा। ये शीर्षक है। पद नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी है। अब सूरदास इसके रचयिता है, तो इसको हम काले पेन से लिख देंगे। तो ये हमारा संदर्भ हो गया। कैसे संदर्भ लिखेंगे एक बार आप लोग फिर से ध्यान से देख लें। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। ये आपका संदर्भ हो गया। अब संदर्भ के बाद एक हेडिंग और लिखी जाती है, आप लोग इसे भी ध्यान से देखें, वो होता है प्रसंग। तो आप हेडिंग लिखिएगा प्रसंग। अब प्रसंग में क्या लिखा जाता है, जो भी कविता के बारे में मेन पॉइंट होता है, मुख्य बिंदु होता है, उसी को लिखा जाता है। इसमें कवि ने ईश्वर से प्रार्थना किया है, ईश्वर के महत्व को बताया है। कवि ईश्वर की प्रार्थना करते हुए ईश्वर के महत्व को बताया है। या इसमें लिख दे हम, कवि ने ईश्वर से
वंदना करते हुए उसके महत्व को बताया है। ये आपका प्रसंग हो जाएगा भैया। कवि ने ईश्वर से वंदना करते हुए ईश्वर उसके महत्व को बताया है, या उसके के साथ पर ज्यादा उचित रहेगा ईश्वर के महत्व को बताया है। ये ज्यादा अच्छा है, आप लोग ऐसे लिख दीजिए। तो ये आपका हो गया पहले हेडिंग संदर्भ और दूसरी हेडिंग प्रसंग। अब तीसरी हेडिंग आप लोग क्या लिखेंगे, इसको हम बता दे रहे हैं। पहले हेडिंग संदर्भ हो जाएगी, दूसरी हेडिंग प्रसंग हो जाएगी, और इतना लिखने के बाद आप लोग तीसरी हेडिंग आप लोग लिखेंगे। हम यहाँ थोड़ा सा जगह कम है इसलिए हम बीच में ही लिख दे रहे हैं। आप लोग क्रम से लिखिएगा। तीसरी हेडिंग रहेगी व्याख्या। अब व्याख्या में क्या लिखा जाता है, आप लोग उसको ध्यान दें। व्याख्या में हिंदी अर्थ वही व्याख्या कहलाता है। अब इसका हिंदी अर्थ हम कैसे लिखेंगे, जब हमको आता रहेगा तब, नहीं तो कहां लिख पाएंगे। तो लिखेंगे क्या, पहले इसका अर्थ समझ ले, उसके बाद हम आपको लिखने के लिए बताते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, चाकी कृपा पंग गिरि लाघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती ही पाई। ये आपकी कविता है। अब इसका हिंदी में अर्थ समझें। हिंदी में अर्थ क्या होगा, चरण कमल, चरण रूपी कमल की, बंदो हरिराई मने वंदना करता हूं, जाकी कृपा पंग गिरि लाघे, जाकी माने जिसकी कृपा, माने कृपा से, पंग माने लगड़ा, गिरि लाघे माने पहाड़ पर चढ़ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे माने अंधे को, माने अंधे को ही सब कुछ, कछ माने सब कुछ, दर्शाई माने दिखाई देने लगता है। बहिरा सुने, जो बहिर होता है वो सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा पुनः बोलने लगता है। रंग के चले सिर छत्र धराई, और रंग माने गरीब अपने सिर पर, छत्र माने मुकुट धारण कर लेता है। गरीब अपने सिर पर मुकुट धारण कर लेता है, अर्थात गरीब राजा बन जाता है। और सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणा के सागर प्रभु की बार बार बंदोती पाई, मैं बार बार वंदना करता हूं। अब आप लोग लिखेंगे कैसे हिंदी, इसका व्याख्या, तो हेडिंग डालेंगे व्याख्या। अब व्याख्या में आप लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दें, एक बार हम फिर पढ़ दे रहे हैं, लिखेंगे नहीं, टाइम ज्यादा लग जाएगा, वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको अर्थ बता दे रहा हूं, आप ऐसे लिखिए। कवि कहता है कि मैं उस कमलवत चरण ईश्वर की वंदना करता हूं, मैं उस कमलवत चरण रूपी ईश्वर की वंदना करता हूं, जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पहाड़ पर चढ़ जाता है, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरा सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है, और गरीब अपने सिर पर मुकुट धारण कर लेता है, अर्थात गरीब भी राजा बन जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणा के सागर प्रभु की मैं बार बार वंदना करता हूं। तो ये आपका हिंदी में व्याख्या हो गया, या हिंदी में अर्थ हो गया। अब आप एक काम ये करेंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं। तीसरी हेडिंग आपकी व्याख्या थी, अभी जो हम व्याख्या में बताएं आप इसको लिख लीजिएगा। तो इसके बाद हम आपको
चौथी हेडिंग बता रहे हैं, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन चारों हेडिंग को जरूर लिखिएगा। चौथी हेडिंग है काव्यगत सौंदर्य। दूसरी हेडिंग क्या थी? प्रसंग। और तीसरी हेडिंग क्या थी? व्याख्या। और चौथी हेडिंग में आप क्या लिखेंगे? काव्यगत सौंदर्य। इसको तो मान लो बता चुके हैं, यहाँ हम चौथी हेडिंग डाल देते हैं, यही लिख देते हैं ताकि सीरियल में आपको अच्छा लगे। काव्यगत सौंदर्य। चौथी हेडिंग हम लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य, ये हमारी चौथी हेडिंग होगी। अब काव्यगत सौंदर्य में क्या लिखा जाता है, आप इसे ध्यान से समझें। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, हम ऊपर से लिख रहे हैं ताकि आ जाए पूरा बिंदु। तो पहले बिंदु में क्या लिखेंगे हम बता दे रहे हैं, आप लोग सुन के लिख लीजिएगा। पहले बिंदु में ये लिखेंगे कि कवि ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए ईश्वर के महत्व को बताया है। और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? भाषा। अब सूरदास की भाषा कैसी है, तो आप लिखिएगा ब्रज भाषा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? अलंकार। अलंकार में इसमें बात करें, इसको आप हेडिंग बना दीजिए। भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। अलंकार कौन सा है? तो इसमें रूपक अलंकार है। और चौथा पॉइंट आप लोग लिखिएगा रस। अगर रस इसमें बात करें तो इसमें भक्ति रस है। तो इस तरह से आप 4 हेडिंग लिख करके इसमें पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और आप लोग ध्यान दीजिए, राइटिंग अच्छी रहे जिससे कि आपको पूरे के पूरे अंक मिले। अगर आप संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य अच्छे से लिखे रहेंगे राइटिंग के साथ, तो हमें उम्मीद है कि आपको पूरे के पूरे अंक जरूर मिलेंगे। चाहे जो भी कविता है आप लोग इसी तरह से लिखिएगा। जो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत का सीरियल है ये। बाकी अर्थ तो जो भी कविता दी रहेगी आपको उसका अर्थ लिखना रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका शीर्षक और कवि का नाम भी चेंज हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा इस बात को ध्यान दीजिए। बाकी ये चीजें ज्यादातर वही रहती हैं। भाषा में अधिकांश कवि की भाषा खड़ी बोली है, किसी किसी की ब्रज है। जैसे तुलसीदास जी हैं तो उनकी भाषा, अब ब्रज, उनकी भाषा अगर देखें तो अवधी भाषा है और खड़ी बोली है, तो उनकी मिक्स है। और सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है। और जैसे आपके कवि हो गए, अब कवि में बात करें तो जयशंकर प्रसाद हो गए, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो इन सब की भाषाएं खड़ी बोली हैं। तो आप लोग को और वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आज जितना आपको हम बताए हैं, अगर इसमें से कोई भी प्रश्न आपके समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि ये प्रश्न हमारी समझ में नहीं आया। हम उसके लिए आपको दूसरा वीडियो बनाने के लिए पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा वीडियो आपको बना के इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। और ये वीडियो कैसे लगा आप लोग जरूर कमेंट में लिखिए। और आपसे रिक्वेस्ट है भैया कि आप लोग हमारे चैनल को देखें और शुरू से अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और एक बार मैं फिर आप सभी को अपना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।